जापानी लोग झूठ नहीं बोलते, लिहाजा दूसरों की हर बात को सच मान लेते हैं। मगर हम पाकिस्तानी बड़ी मुश्किल से उन्हें यकीन दिलाते चले आ रहे हैं कि तुम लोग हमारी बात को डबल चेक ज़रूर कर लिया करो। लिहाजा ये भी अब हमारी बातों पर कम कम यकीन करते हैं। जापान में रेट्स पूरे मुल्क में यकसां हैं। आप एयरपोर्ट से कोई चीज़ ख़रीदें या गली मोहल्ले की दुकान से लें, रेट और क्वालिटी एक होगी। आप अगर दुकान से ज़्यादा चीज़ें ख़रीद रहे हैं तो सेल्समैन या मालिक आपके पास आएगा और आपको समझाएगा आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें ना ख़रीदें, ये फजूल खर्ची है। वो आपको ये भी बता देगा कि अगले हफ्ते सेल लग रही है या कीमतें कम हो रही हैं। आप आज सिर्फ ज़रूरत की ख़रीदारी कर लें, बाकी अशिया अगले हफ्ते ले लीजिएगा। मुझे जूतों का जापानी ब्रांड एक्सिस इंतहाई पसंद है। मैं जूता ख़रीदने गया तो सेल गर्ल ने मुझे कायल करना शुरू कर दिया कि आपके मौजूदा जूते ठीक ठाक हैं, आप नया ना ख़रीदें। उसने नए के बजाय जूते का अंदरूनी अस्तर तब्दील करने के लिए दलाइल देना भी शुरू कर दिए। ये हरकत मेरे लिए हैरान कौन थी। रेस्टोरेंटों में भी ऑर्डर टेकर ग्राहकों को बताते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, आपका खाना ज़ाया हो जाएगा। ये लोग खाना कम खाते हैं, वॉक ज़्यादा करते हैं, सादगी इख्तियार करते हैं और झूठ नहीं बोलते, लिहाजा इनकी उम्रें लंबी होती हैं। जापान की 60% आबादी की उम्र 60 साल से ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़े भी जापान में हैं और ये वर्किंग कंडीशन में भी हैं। जापानी काम करने के आदी हैं, लिहाजा मरने तक काम करते हैं। जिस कंपनी में मुलाजम हो जाएं उसमें रिटायरमेंट तक रहते हैं, नौकरी तब्दील नहीं करते। 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और इसके बाद आधी तनख्वाह पर दोबारा काम शुरू कर देते हैं। अगर वो काम भी ख़त्म हो जाए तो ये तीसरी नौकरी शुरू कर देते हैं। बिज़नेस की जगह मुलाजमत को ज़्यादा अहमियत देते हैं। मुल्क में 10% लोग बिजनेसमैन और 90% मुलाजम हैं। आप अगर जापानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इन्हें काम करने से छुट्टी दे दें, ये रो रो कर मर जाएंगे। 2 साल पहले जापान में 9 छुट्टियां इकट्ठी आ गई थीं। लोगों ने यह खबर सुनकर धाड़े मार कर रोना शुरू कर दिया था। उनका कहना था कि हम 9 दिन क्या करेंगे। ये लोग दफ्तर से आने के बाद घास काटना या दूसरों के मेज़ साफ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फारग नहीं बैठते। हुकूमत के हर हुक्म पर अमल करते हैं। हुकूमत ने अगर हुक्म दे दिया कि आप 10 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल ना ख़रीदें तो ये 3-3 घंटे लाइन में लग कर सिर्फ 10 लीटर पेट्रोल लेंगे। मर्द अपनी पूरी तनख्वाह बीवी के हाथ पर रख देते हैं और बीवी घर और ख़ानदान दोनों के अखराजात चलाती हैं। मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखते हैं। मुझे 8 दिनों में किसी जगह मोबाइल फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दी। ताहम जापान के हर मोबाइल फ़ोन के कैमरे के शटर की आवाज़ आती है ताकि कोई शख्स किसी शख्स की इजाज़त के बगैर उसकी तस्वीर न खींच सके। दफ्तरों में मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते, आहिस्ता बोलते हैं, सरगोशी करते हैं। मैं 8 दिन ऊंची आवाज़ को तरसता रहा। हाथ नहीं मिलाते, झुक कर मिलते हैं और बस। ये लोग दूसरों के साथ भी बात नहीं करते। दफ्तर से निकलकर पब जाते हैं, बियर पीते हैं, टिक्के खाते हैं और खुलकर एक दूसरे के साथ गप लगाते हैं। घर वापस जाते हैं और दोबारा खामोश हो जाते हैं। घर छोटे हैं, लिहाजा अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए पूरे जापान में लव होटल बने हैं। मियाँ बीवी चंद घंटों के लिए वहाँ चले जाते हैं और नहा धोकर वापस आ जाते हैं। औरतें और मर्द एक दूसरे के साथ बिला वजह फ्री नहीं होते। मजहबी और सियासी गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करते। सियाह पासपोर्ट दिखाकर किसी भी दुकान से ड्यूटी फ्री अशिया ख़रीद सकते हैं, जबकि बाकी मुल्कों में ये सहूलत सिर्फ एयरपोर्ट्स पर दस्तयाब होती है। एहतसाब बहुत ज़्यादा है। अक्टूबर 2016 में टोक्यो में 10 मिनट बिजली गई थी। बिजली का वजीर 20 मिनट नदामत से सर झुकाकर खड़ा रहा। मर्दाना मुआशरा है, मर्दों की तनख्वाहें आज भी औरतों से ज़्यादा होती हैं। तनख्वाहों का तयन भी उम्र और ज़रूरत के मुताबिक होता है। अगर किसी शख्स की ज़रूरत कम है तो उसे कम मुआवजा मिलेगा और अगर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं तो उसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी और ये फ़ैसला कंपनी खुद करती है। मुलाजम किसी किस्म का मुतालबा नहीं करता। शादी से कबल दूल्हा अपने अखराजात का तखमीना लगाता है, उसे अपने मेहमानों पर फ़ीकस तकसीम करता है और फिर कार्ड्स पर बाकायदा प्रिंट करके भिजवाता है। आप मेहरबानी फरमाकर फ़ीकस इतने पैसे साथ लेकर आइएगा और मेहमान होटल पहुंचकर अपना लिफाफा काउंटर पर जमा कराकर हाल में दाखिल होते हैं।
होटल आखिर में अपनी पेमेंट काट कर बाकी रकम दूल्हे और दुल्हन को अदा कर देते हैं और नया जोड़ा इससे हनीमून मनाता है। सरकारी ठेकों में किकबैक्स लीगल हैं। एक कंपनी ठेका हासिल करती है, वो 10% अपने पास रख कर काम दूसरी कंपनी को दे देती है। वो कंपनी मज़ीद 10% काट कर तीसरी कंपनी को काम दे देती है और वो अपना 10% रख कर काम आगे खिसका देती है और यूं आखिर में 50% रकम रह जाती है। लेकिन आप जापान का कमाल देखें, कमीशन लेने वाली तमाम कंपनियां काम शुरू होने के बाद डिलीवरी कंपनी पर नज़र रखती हैं। ये कंपनी पूरी तसल्ली करती हैं काम स्टैंडर्ड के मुताबिक और पूरा होना चाहिए, और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो तमाम कंपनियां इफ्तिताह के वक्त मौजूद होती हैं। ट्रेनें इंतहाई साफ़ सुथरी, सुबक रफ्तार और टाइम की पाबंद हैं। ट्रेन लेट होने का तस्वर भी मुहाल है। प्लेटफार्म और ट्रेन के दरमियान शीशे की दीवार और दरवाजे होते हैं ताकि कोई शख्स या बैग पटड़ी पर गिर न सके। फर्श पर डिब्बों के नंबर लिखे होते हैं और तमाम डिब्बे ठीक अपने अपने नंबर पर रुकते हैं और इसके बाद ट्रेन और प्लेटफार्म का दरवाज़ा खुलता है और लोग चंद सेकंड में उतर और चढ़ जाते हैं। डिब्बे इंतहाई साफ़ और खुशबूदार होते हैं। लोग अपना कचरा साथ लेकर जाते हैं। ट्रेन के वाशरूम्स 5 स्टार होटलों से ज़्यादा साफ़ होते हैं। मुझे 8 दिनों में महसूस हुआ कि सफाई मुसलमानों के लिए निस्फ लेकिन जापानियों के लिए मुकम्मल ईमान है, और ये लोग मुकम्मल ईमानदारी के साथ इस ईमान पर पूरे उतरते हैं। जापानियों में 4000 खूबियाँ हैं, लेकिन 2 खौफनाक खामियाँ भी हैं। ये लोग अलग थलग और खामोश रहते हैं, चुनाचे इनके अंदर बेतहाशा घुटन होती है। शायद इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जापान में होती हैं। जापान में हर साल 40,000 लोग खुदकुशी करते हैं। ये लोग अपनी मौत के दिन का तयन भी खुद करते हैं और मरने से पहले अपने तमाम दोस्त अहबाब और अजीज़ रिश्तेदारों को बता देते हैं, आप फ़लाँ दिन खाली रखिएगा, उस दिन मेरे घर में पार्टी होगी, और ये उस दिन खुदकुशी कर लेते हैं। मुल्क में सुसाइड फॉरेस्ट भी हैं। लोग उन जंगलों में भी निकल जाते हैं और फिर उनका नामो निशान मिट जाता है। मुझे फ्यूजी के रास्ते में एक जंगल भी देखने का इत्तफाक हुआ। लोग माजी में अपने बूढ़े वालदैन को इस जंगल में दरख्तों के साथ बांध जाते थे और वो भूख और प्यास से जान दे देते थे और उनकी लाशें जंगली जानवर खा जाते थे। पूरे मुल्क में अमन व अमान है। पुलिस किसी जगह दिखाई नहीं देती। ये थानों में बैठकर स्मार्ट कैमरों से शहरों पर नज़र रखती है। चोरी चकारी की वारदातें ना होने के बराबर हैं। आप किसी जगह सामान छोड़ दें, 10 दिन बाद भी आपका सामान वहीं होगा या फिर आपको लॉस्ट एंड फाउंडर काउंटर से मिल जाएगा। जापानी डीएनए में फ्रॉड का धागा सिरे से मौजूद ही नहीं। ये लोग फ्रॉड कर ही नहीं सकते, और अगर करेंगे तो दूसरे दिन खुद ही आकर एतराफ़ जुर्म कर लेंगे। ये रोज़ बाथ टब भी लेते हैं। आधा घंटा पानी में लेटना इनके लिए इबादत का दर्जा रखता है। जापानी कमोड पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। कमोड में सीट गर्म होती है और इसके साथ सफाई के बटन होते हैं। आप बटन दबाएं, पानी की फुहार आएगी और आपको साफ कर देगी। मुस्लिम शावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घरों के दरवाजे अमूमन खुले रहते हैं। घरों और फ्लैट्स के पीछे सब्ज़ी की गुंजाइश होती है और अपने कपड़े खुद धोते हैं। लॉन की घास भी खुद काटते हैं। चलते फिरते खाते नहीं हैं। मुल्क में 99% आबादी कंधों पर या पुश्त पर बैग लटका कर बाहर निकलती है। बारिशें ज़्यादा होती हैं, चुनाचे आपको पूरे मुल्क में दरख्त, घास और फूल नज़र आते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस नहीं करते। कतार किसी जगह नहीं टूटती। टोक्यो की 1/4 आबादी सुबह के वक्त बाहर से आती है और शाम के वक्त शहर से वापस चली जाती है। चुनाचे सुबह और शाम के वक्त अंडरग्राउंड ट्रेनें भरी मिलती हैं। इनमें तल धरने की जगह नहीं होती और लोगों को बाकायदा दबा दबा कर ट्रेन में भरा जाता है। आखिरी बात, मुझे किसी साहिब ने बताया कि आपको दुनिया के किसी हिस्से में जापानी भिखारी और तवाइफ नहीं मिलेगी। जापानी औरतें अगर धंधा भी करेंगी तो सिर्फ जापान में करेंगी, खा ये भूखी ही क्यों ना मर जाएं। और कोई जापानी शख्स किसी जापानी शख्स को भीख नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये लोग उसे जापान की तौहीन समझते हैं। इनका ख्याल है कि जो जापानी मुश्किल वक्त के लिए रकम बचा कर ना रखे, उसे मर जाना चाहिए। उसे ज़िंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं।